नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। टीम इंडिया से संन्यास ले चुका ये खिलाड़ी अब श्रीलंका की टीम के लिए खेलेगा क्रिकेट। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान अब श्रीलंका क्रिकेट की T20 लीग में खेलते नजर आएंगे। इसके लिए इरफान का करार लंका प्रीमियर लीग की टीम कैंडी टस्कर्स के साथ हुआ है। इस टीम से विदेशी खिलाड़ियों में इरफान पठान के अलावा वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और इंग्लैंड के लियाम प्लंकेट भी खेलते दिखेंगे। वहीं देसी खिलाड़ियों में कैंडी टस्कर्स के पास कुशाल परेरा, कुशल मैंडिस और नुवान प्रदीप जैसे बड़े नाम हैं। कैंडी टस्कर्स के लिए खेलेंगे इरफान। लंका प्रीमियर लीग की टीम कैंडी टस्कर्स के साथ अपने करार को लेकर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने कहा कि वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। टीम में कई बड़े नाम हैं, जिनके साथ खेलने के अनुभवों को साझा करने को लेकर वो काफी बेकरार हैं। सोहेल खान की टीम कैंडी टस्कर्स। बता दें कि कैंडी टस्कर्स बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भाई सोहेल खान की टीम है। सोहेल खान ने कहा कि इरफान पठान के जुड़ने से टीम की ताकत बढ़ी है। उनके अनुभवों से टीम को फायदा होगा। लंका प्रीमियर लीग के डायरेक्टर ने भी इरफान पठान को लाजवाब ऑलराउंडर बताते हुए कहा कि फैंस को मैदान पर उन्हें खेलते देखते हुए मजा आएगा। 2 भाइयों की खूनी मौत। गोंडा, 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, छोटे भाई पर हमला कर बड़े ने लगाई फांसी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। यहाँ बड़े भाई ने नशे की हालत में अपने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात में छोटा भाई अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को फिलहाल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। मामला छपिया के मनकापुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले को जमीनी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि बड़ा भाई राम आधार नशे का आदी था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। बड़े भाई राम आधार ने हमले के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल अर्जुन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं क्षेत्राधिकारी राम भवन यादव का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव आयोग का डंडा, 104 उम्मीदवारों को भेजा नोटिस, आपराधिक मामलों की जानकारी अखबार और टीवी में नहीं देने का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हैं। नेताओं की सभाएं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और इन सब के बीच चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना भी इनके लिए जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग की शर्तों को अनदेखी करना कुछ प्रत्याशियों को महंगी पड़ी। इसी बीच आयोग से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 104 कैंडिडेट को आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में आपराधिक केसों की जानकारी नहीं देने पर शो कॉज किया है। आयोग ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी की माने तो अभी पहले चरण के चुनाव में शामिल प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है। पहले चरण के चुनाव में 1066 उम्मीदवारों में 327 कैंडिडेट पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन इन उम्मीदवारों ने ना तो अखबार और ना ही चैनल पर विज्ञापन देकर इस बात की जानकारी दी। नियमों के अनुसार आपराधिक केस दर्ज रहने वाले उम्मीदवारों को 3 बार अखबारों और टीवी में विज्ञापन देकर इस बात की जानकारी देनी थी, साथ ही इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी देना था। IPL को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। IPL 2020, ये क्या कह गए कोहली? हार का जिम्मेदार इसको बताया। विराट एंड कंपनी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस हार के बाद भी वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बनी हुई है। विराट कोहली की RCB का अब एक लीग मैच रह गया है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर हाल में जीतना होगा। अगर RCB अपना अगला मैच हार जाएगी तो वो उलटफेर का शिकार हो सकती है। शारजाह में खेले गए मैच में जहां RCB को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कोहली आर्मी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब कोहली ने हार का सबसे बड़े कारण बताया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से मात खाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि इस मैच में मौसम अचानक से बदला, जिसकी उनकी टीम ने उम्मीद नहीं की थी। बेंगलुरु के बल्लेबाज इस मैच में पूरी तरह से विफल रही। टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी। हैदराबाद ने आसानी से यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। निकिता तोमर मर्डर, हमारी बेटी मर गई पर उसने धर्म नहीं बदला। वारदात के तीसरे दिन लोगों के बीच से उठ रही आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, या तो मुलजिम को फांसी दो या फिर उसका एनकाउंटर कर दो। फरीदाबाद के नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली कंचन डागर ने कहा कि हत्यारे के साथ वही होना चाहिए जैसा योगी के राज में होता है। कंचन दक्षिणपंथी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हैं। कंचन ने पुरजोर आवाज में नारा लगाया, गोली मारो साको, लव जिहाद मुर्दाबाद। कंचन के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलेज के सामने जमा दूसरे छात्रों ने भी यही नारा दोहराया। वो गुरुवार का दिन था। सोमवार को इसी अग्रवाल कॉलेज के बाहर 21 बरस की एक छात्रा को सरेआम गोली मार दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कॉलेज के बाहर जमा छात्रों को ना तो पुलिस पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर यकीन है।
उन्हें इस घटना के इंसाफ का एक ही तरीका मंजूर है कि दोषी का एनकाउंटर करके ही मृत छात्रा और उसके परिजनों को इंसाफ दिलाया जा सकता था। मुंबई लोकल ट्रेनों को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। मुंबई कोरोना संकट के बीच आज से पटरी पर दौड़ी 610 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें। 1 नवंबर यानी आज से देश की आर्थिक नगर मुंबई में 610 अतिरिक्त लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही मुंबई में अब कुल स्पेशल सबअर्बन ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़कर 2020 हो गई है। इस संबंध में शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सुविधाओं के बढ़ने से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ख्याल रखा जा सकेगा और भीड़ को नियंत्रित करना भी आसान होगा। अतिरिक्त लोकल ट्रेनों की संख्या हुई 2020। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इन ट्रेन सेवाओं के साथ विशेष उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़कर 2020 हो गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक 610 सेवाओं में से 314 को मध्य रेलवे नेटवर्क पर चलाया जाएगा, जबकि शेष 296 पश्चिम रेलवे पर आधारित होंगी। रेलवे मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क पर फिलहाल 1410 सेवाओं का संचालन किया जा रहा था, जिनमें से 706 सेंट्रल लाइन पर और 704 पश्चिम रेलवे पर चलती हैं। दिल्ली की ठंड का रिकॉर्ड टूटा। वेदर अलर्ट। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा इतने साल का रिकॉर्ड। प्रदूषण को लेकर दी ये चेतावनी। भारत में अब लगभग सभी राज्यों से मानसूनी बारिश ने तो विदाई ले ली है, लेकिन अब ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। पहाड़ी में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कंपकंपाती सर्दी का दौर शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दिल्ली में अक्टूबर का महीना पिछले 58 वर्षों में सर्वाधिक ठंडा रहा। आईएमडी के अनुसार इस साल अक्टूबर में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1962 के बाद अक्टूबर महीने में सबसे कम तापमान है। दिल्ली में अक्टूबर महीने में सामान्य रूप से औसत तापमान 19.1 सेल्सियस रहता है। वहीं दिल्ली में चल रहे वायु प्रदूषण को लेकर एक राहत की खबर है। एक सरकारी पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा है कि हवा की अनुकूल गति के कारण अगले कुछ दिन में प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो सकता है। दिल में बड़ा सर्दी का असर। गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो करीब 3 दशक में अक्टूबर महीने में सबसे कम तापमान था। इससे पहले दिल्ली में 1994 में इतना कम तापमान दर्ज किया गया था। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 31 अक्टूबर 1994 को 12.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। आईएमडी ने कहा कि साल के इस समय सामान्य तौर पर न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री सेल्सियस रहता है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आकाश में बादल नहीं छाए होना तापमान में कमी का एक मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक का सबसे कम तापमान 31 अक्टूबर 1937 को 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। फिलीपींस में आया दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान गोनी, 4 की मौत। फिलीपींस के लूजोन के मुख्य द्वीप के दक्षिणी हिस्से में रविवार को इस साल का अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान गोनी ने दस्तक दी है। इस तूफान से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान के आने बाद यहां भयावह हिंसक हवाओं और तेज बारिश के बीच 2 भूस्खलन हो चुके हैं। टाइफून गोनी के चलते 225 किलोमीटर प्रति घंटे 140 मील प्रति घंटे की गति से भयानक हवाएं चल रही हैं। हवा की गति बढ़कर 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। टाइफून गोनी के पूर्वी प्रांतों में पहुंचने और बिकोल क्षेत्र के केटेंडुएंस और एल्बे में इसके कारण हुए भूस्खलन से पहले ही फिलीपीनी अधिकारियों ने लगभग 10 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। एक हफ्ता पहले मोलेव तूफान आने से यहां 22 लोगों की मौत हो गई थी। क्वेजोन, लगुना और बटांगास में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। मौसम विभाग ने कहा कि बिकोल प्रांत के साथ साथ क्वेजोन, लगुना और बटांगास के कुछ हिस्सों के साथ राजधानी मनीला के कुछ दक्षिणी भाग में भी खतरनाक तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। आयुष्मान की वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वेडिंग एनिवर्सरी। आयुष्मान खुराना ने शादी की सालगिरह पर पत्नी ताहिरा को खास तस्वीर शेयर कर दी बधाई। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप को विश करने के लिए एक खास पोस्ट किया है। आयुष्मान ने ताहिरा के एक शानदार तस्वीर शेयर की है, साथ ही कैप्शन में उन्हें शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं। आयुष्मान खुराना की गिनती उन एक्टर्स में होती है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बखूबी मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि आयुष्मान और ताहिरा की शादी को 12 साल बीत गए हैं। इस फोटो में आयुष्मान खुराना पत्नी ताहिरा कश्यप को अपनी पीठ पर उठाए नजर आ रहे हैं, जिसमें ताहिरा पिंक हुडी में दिखाई दे रही हैं। फोटो शेयर करते हुए आयुष्मान खुराना ने कहा, 125 साल पूरे होने का जश्न, शायद और भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको शताब्दियों और लंबे समय से जानता हूँ। यह बॉन्ड इस जिंदगी तक सीमित नहीं हो सकता है। आप मेरी साथी, लव, पर्सनल स्टैंड अप कॉमेडियन, कोच और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह बहुत मजेदार होगा। हैप्पी एनिवर्सरी ताहिरा कश्यप। कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जानिए किन 3 चीजों को करना चाहिए हर रोज साफ। कोरोना वायरस महामारी के बीच रहना सभी के लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कठिन समय ने हमें बहुत सी अच्छी चीजें भी सिखाई हैं, जैसे कि हमें हमारे आसपास की जगहों को साफ और स्वच्छ रखना है।
हमें हमारे घर के हर कोने को कीटाणु रहित रखना है ताकि संक्रमण हमारे घर में एंट्री करने की हिमाकत भी न कर सके। शुरू में हम सभी इन बातों को लेकर काफी गंभीर थे, लेकिन समय के साथ ज्यादातर लोगों ने चीजों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अब जब फ्लू का मौसम दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो इस समय कोविड का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में हमें खुद को संक्रमण से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको दोबारा सभी चीजों को कीटाणु रहित करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं तो अधिकांश कीटाणुओं को अपने साथ घर के अंदर ले जाती हैं। इसलिए कोरोना संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन चीजों को अक्सर साफ करना चाहिए। स्मार्टफोन। यकीन मानिए, आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं और जीवाणुओं का घर है। हम अपने सेल फोन को अपने साथ सभी जगहों पर ले जाते हैं और जो हमें नहीं पता होता है वही यह है कि हमारे इस महंगे फोन पर काफी कीटाणु और जीवाणु अपना कब्जा कर लेते हैं। वास्तव में एक अध्ययन के अनुसार हमारे सेल फोन में एक टॉयलेट सीट की तुलना में 10 गुना अधिक बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण या अन्य इन्फेक्शन से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि आपका स्मार्टफोन डिसइंफेक्ट हो। मास्क। महामारी काल में मास्क बेहद जरूरी चीज बन चुका है। दरअसल मास्क हमारे श्वसन तंत्र में बैक्टीरिया और वायरस को आने से रोकता है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क भी गंदगी और विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं। जब आप उसी मास्क को बिना धोए दोबारा पहन लेते हैं तो सभी कीटाणु और गंदगी आपके श्वसन तंत्र के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण आपके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ रहा है, ऐसे में आपके मास्क को साफ होना बेहद जरूरी है। दरवाजे के हैंडल। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं दरवाजे के कुंडे या हैंडल, जिन्हें नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए, खासकर मुख्य दरवाजे के हैंडल या कुंडे एक दिन में कई लोगों द्वारा छुए जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप बाहर से आते हैं तो आप अपने गंदे हाथों से दरवाजा खोलते हैं, घर में प्रवेश करते हैं और फिर अपने हाथ धोते हैं। इस दौरान आपके हाथों पर मौजूद सभी कीटाणु डोरनॉब में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें दिन में कई बार साफ करना बेहद जरूरी है। तो ये है वे 3 चीजें जिन्हें आपको बार बार साफ करने की जरूरत है ताकि संक्रमण आपको अपनी चपेट में लेने न पाए। ये तीनों चीजें अन्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा कीटाणुओं के संपर्क में रहती हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।